Good morning, students. Today we will start with the chapter Accounting for Share Capital. Before we start with the practical work of share capital, we should know little bit understanding of the theory part of share capital chapter. So what do you mean by share capital first? Share capital, it is a combination of share plus capital. दो शब्दों को मिला के क्या बन गया बच्चे हमारा शेयर कैपिटल. कैपिटल क्या होती है? इट इज द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. अगर यही कैपिटल, यही मनी, इट इज रेज्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. कंपनी इन्वेस्टमेंट जो है, कैपिटल जो है, थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स करे, देन इट बिकम्स अ शेयर कैपिटल. क्लियर है बच्चे? तो शेयर कैपिटल क्या हुआ फिर? इट इज ए कॉम्बो ऑफ शेयर प्लस कैपिटल. व्हेन द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दैट इज इन द कंपनी, इट इज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर टेक प्लेस, इट इज कॉल्ड एज ए शेयर कैपिटल. एग्जाम्पल हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हम कहें कंपनी की कैपिटल जो है 1 लाख रुपये है. ठीक है. अब 1 लाख रुपये है और इसको हमने 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर पे इशू किया है. ठीक है. तो इसका मतलब कंपनी ने पब्लिक में कितने शेयर इशू किए बच्चे? 10,000 शेयर. एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये. इसको फेस वैल्यू बोलते हैं. 10 रुपीज फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होती है बच्चे? ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर विच इज ऑन द डॉक्यूमेंट, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखा होता है. तो दैट इज कॉल्ड एज ए फेस वैल्यू. दैट मीन सर्टिफिकेट के फेस के ऊपर जो लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ए फेस वैल्यू. So when 10,000 shares, it is issued by the company at the rate of 10 rupees per share. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी बच्चे? कंपनी की कैपिटल आ जाएगी. तो हम क्या कह रहे हैं कि शेयर कैपिटल, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर प्लस कैपिटल. व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इट इज अरेंज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड एज ए शेयर कैपिटल. सिंपल हो गया बच्चे. तो अब हम आ जाते हैं बेटे, शेयर क्या होता है? शेयर की मीनिंग क्या है कि व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, हमने एग्जांपल लिए 1 लाख रुपए की कैपिटल का, व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. अब हमने 1 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, इसको अगर हम डिवाइड करें 10 से, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे? 10,000 शेयर आ जाएंगे. इक्वल पार्ट्स हो गए ना. 1 लाख कैपिटल, 10 रुपए का एक शेयर, तो कितने इक्वल पार्ट्स हो गए? 10,000 इक्वल पार्ट. Each such part is called as a share. शेयर को मल्टीप्लाई करें फेस वैल्यू से, कैपिटल आती है. कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करें तो क्या आता है बच्चे? नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं. तो ईच स्मॉल पार्ट ऑफ सेम डिनोमिनेशन इज कॉल्ड एज ए शेयर. डिनोमिनेशन सेम है ना, हम उसको सेम फेस वैल्यू पे ले रहे हैं और इक्वल पार्ट्स हैं बेटे, सो दैट ईच पार्ट इज कॉल्ड एज ए शेयर. मीनिंग ऑफ शेयर क्लियर हो गया बच्चे. अब शेयर जो है बेटे होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, शेयर क्या है, कंपनी क्या शेयर करती है, तो उसमें होता क्या है? शेयर बेसिकली अ पीस ऑफ पेपर है. वो पेपर जब एक कंपनी का नाम आ जाता है, उसमें हम इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं शेयर इशू करने की, वो लिख देते हैं. साथ ही कंपनी की एक स्टैंप लग जाती है, लीगल स्टैंप, इसको कॉमन सील बोलते हैं बेटे. और उसके ऊपर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर लिखा होता है, कितने का शेयर है. ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी के नाम से. तो ये जब हम इशू करते हैं पब्लिक मेंबर्स को, वो पब्लिक मेंबर बन जाते हैं हमारे शेयर होल्डर. और ये जो सर्टिफिकेट है, ये डॉक्यूमेंट जो है, ये क्या बन जाता है बच्चे? शेयर. तो शेयर क्या है? इट इज द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एज ए लीगल डॉक्यूमेंट. ठीक है, वेयर द नेम ऑफ द कंपनी इज देयर, वेयर द various conditions of issue of share is mentioned, where the face value of the share is written. फेस, कंपनी के फेस पे मीन्स शेयर सर्टिफिकेट पे जो रेट लिखा होता है, ओरिजिनल प्राइस है, दैट इज कॉल्ड एज ए फेस वैल्यू. उसको क्या बोलते हैं बच्चे? फेस वैल्यू बोलते हैं. तो शेयर क्लियर हो गया. शेयर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है. ये डॉक्यूमेंट कंपनी अपना पब्लिक को इशू कर देगी और बदले में उनसे क्या ले लेगी बेटा? पैसा ले लेगी. तो कंपनी का पर्पस ही क्या है? शेयर कैपिटल को अरेंज करना. ठीक है. तो शेयर कैपिटल कैसे अरेंज करती है कंपनी? पब्लिक में अपने शेयर्स को बेच के. मान लो 5 लोगों को कंपनी ने शेयर इशू कर दिए. ठीक है. और वो शेयर उन्होंने जो बदले में दिया कंपनी को पैसा, दैट इज कॉल्ड एज ए शेयर कैपिटल. क्लियर हो गया.
So it is a document which is issued by the company by its name, having the face value on it and having the common seal of the company on it. That becomes a share certificate. वो है share. अब शेयर की बेटे आगे टाइप्स बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, शेयर की मेनली क्या है, दो टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स बाय नेम इट इज वेरी मच क्लियर कि प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं बच्चे, जो कुछ प्रेफरेंसेस रखते हैं, जिनको कुछ प्रायोरिटीज दी होती हैं ओवर द इक्विटी शेयर्स. कौन कौन सी है बच्चे, प्रायोरिटी ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड देती है और वो फिक्स होता है कितना, 10% 12% हम आपको प्रॉफिट में से डिविडेंड देंगे. ठीक है, जितनी जितनी आपके पास शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर वो उनको डिविडेंड दिया जाता है. तो ये फिक्स रेट होता है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई राइट नहीं है कि इनका कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हो. रादर इनका जो डिविडेंड है वो चेंज होता रहता है. रेट ऑफ डिविडेंड जो है दैट इज गोइंग टू बी चेंज. इनका कोई फिक्स नहीं है और इनको तो तब तक नहीं देते जब तक हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंप्लीटली पे नहीं कर देते, उनका डिविडेंड नहीं दे देते. क्लियर है. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर्स. इनके पास एक और प्रायोरिटी है ताकि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाए. क्या है कि इनका जो कैपिटल अमाउंट है वो कंपनी पे करती है बिफोर द इक्विटी शेयर्स. तो ये दो प्रेफरेंसेस होने के ना कारण इनका नाम क्या रखा गया बच्चे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज ए, you can say कि they are having the fixed rate of dividend and they are having the repayment of capital first before the equity shares. अब इक्विटी शेयर्स की अगर बात करें कि ये क्या है, इनके पास ना तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है बच्चे, इनका रेट क्या है, फ्लक्चुएटिंग, जो बदलता रहता है. ठीक है, और इनकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो है ये एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेट होती है, तब इनका वापसी होती है. लेकिन जब फुल एंड फाइनल पेमेंट हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, ओनली देन इट इज पॉसिबल टू गिव मनी बैक टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. इसीलिए इनका जो पैसा होता है बेटे इन्वेस्ट किया होता है कंपनी में, वो परमानेंट कैपिटल है, वो कंपनी का बेस है, वो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है. जितने भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी होंगी, जितने भी क्रेडिटर्स होंगे, वो देखते हैं कंपनी का बेस कैसा है. कंपनी का बेस मैंने इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास कितने हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो पैसा मिलना नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ, है ना. तो इसका मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. सो इसलिए जो भी क्रेडिटर्स होते हैं वो फ्रीली इन्वेस्ट करते हैं, वो फ्रीली क्रेडिट देते हैं कंपनी को. सो दैट वे इक्विटी शेयर इज अ equity share capital is a permanent capital invested in the company. They are the real owners. They get the money only at the time of liquidation of the company, only when all the various dues are clear with the preference shareholders. लेकिन अगर हम बात करें कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा क्या है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को बेटे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जल्दी जल्दी नहीं मिलता, एक तो उनके पास वोटिंग राइट है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज में, वो बिजनेस को कंपनी को कंट्रोल भी करते हैं. तो मेन जो आपका आप कह सकें कि इन्वॉल्वमेंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स पूरी करते हैं बच्चे. देन वी हैव टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बच्चे. प्रेफरेंस शेयर्स की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, आपकी बुक में भी गिवन है, आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं बच्चे. क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का अगर हम मीनिंग करें बच्चे, या आपने +1 में भी स्टडी किया था बिजनेस स्टडी की बुक में, तो फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, जिनका अमाउंट ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट होता जाता है. मान लीजिए कंपनी के पास किसी ईयर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुए, ठीक है, तो जिनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका जो डिविडेंड अमाउंट बनता है एक साल का बच्चे, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा अगले साल. मान लो अगले साल भी प्रॉफिट नहीं हुए सफिशिएंट, उससे अगले साल, तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स का उनको नहीं एरियर्स हैं वो कब मिलेगा, व्हेन द कंपनी विल हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट्स. इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें ये प्रोविजन हो कि उनका जो डिविडेंड एरियर्स के फॉर्म में है जो नहीं पे किया गया ड्यू टू एनी रीजन, दैट विल बी एक्यूमुलेटेड फॉर फ्यूचर एंड इट विल बी पेड व्हेन देयर विल बी सरप्लस और सफिशिएंट एडिक्वेट प्रॉफिट विद द कंपनी. उसके ऑपोजिट क्या है बेटे, नॉन क्यूमुलेटिव. नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है बच्चे, वेयर सच
फैसिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटिंग द डिविडेंड इज नॉट देयर, कि जो साल में डिक्लेयर हो गया, अगर मान लो किसी साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो कंपनी उसको अगले साल पे ऑफ नहीं करती। तो इसका मतलब इसका नाम क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव। तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं है, इसलिए इसका नाम नॉन क्यूमुलेटिव है। फर्स्ट क्लियर हो गया बच्चे। सेकंड क्या बेटे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पार्टिसिपेटिंग नाम से ही पता चल रहा है किस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं ये, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में। पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा और सरप्लस प्रॉफिट्स। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब इनको जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो नॉर्मल है, सबको मिलता है। लेकिन अगर सब कुछ पे करने के बाद समथिंग इज लेफ्ट आउट विद द कंपनी एज एक्स्ट्रा और सरप्लस प्रॉफिट, तो इस सरप्लस प्रॉफिट में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया बच्चे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हु कैन पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा और सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और यही फैसिलिटी अगर किसी के पास नहीं है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको हम बोल देंगे बच्चे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर हो रहा है, नेम से पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। अगला टाइप क्या बच्चे हमारे पास, रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल, रिडीमेबल का मीनिंग ही क्या है बेटे, रीपेमेंट। जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल अमाउंट कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वापस हो जाती है, दोज शेयर होल्डर्स आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर उनको उनकी वापसी हो जाती है, दे आर रिडीमेबल, रीपेमेंट हो जाती है। और जिनकी ऐसा नहीं होती, ये इरिडीमेबल जो है ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू इक्विटी शेयर्स, इनका भी हम एट द एंड जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो इनकी वापसी होती है। सो दे आर जस्ट लाइक ए इक्विटी शेयर होल्डर्स। Redeemable, where the redemption, where the repayment of capital amount is done after a specified period of time, where such provision is not there, they are called as irredeemable preference shareholders. Then there is another type, convertible preference shares, non-convertible. Convertible जिसको हम बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं, प्रेफरेंस को अगर हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये प्रोविजन है कि प्रेफरेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, दैट इज कॉल्ड एज ए कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिनके पास ऐसी कन्वर्जन की फैसिलिटी नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है बच्चे, सो वी हैव डिस्कस इन ब्रीफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्यों इनको बोला जाता है, क्योंकि इनके पास ये दो प्रायोरिटीज हैं ओवर द इक्विटी। ठीक है बेटा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास ऐसी कोई प्रायोरिटीज नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स की आगे हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, क्यूमुलेटिव भी होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। कई बार आपको पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है टाइप्स को लेके बच्चे, तो अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आप उसको लिख पाएंगे। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी है, रिडीमेबल इरिडीमेबल भी है बच्चे, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल भी है। क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या किया बच्चे, अभी हमने किया कि शेयर कैपिटल क्या होती है, पहले तो किस चीज को मिला के शेयर कैपिटल बनती है, मीनिंग ऑफ शेयर क्या है, शेयर का हम क्या उसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हमने कहा कि शेयर्स के आगे टाइप्स हैं, प्रेफरेंस है, इक्विटी है। प्रेफरेंस के भी आगे टाइप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस की जस्ट नाउ ओनली। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ जो चैप्टर है दैट इज अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है बेटे, हम इस पे आ जाते हैं। ये शेयर कैपिटल का चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन ये है नहीं इतना बच्चे। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें थ्योरी का। थ्योरी का कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है बच्चे, तो न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल्स, आई डोंट फील कि इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही हैं, इसमें कोई लेजर वगैरह तो बनाने को आते नहीं है आप लोगों को। सिंपल जर्नल एंट्रीज, एक लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी जर्नल एंट्रीज डालो, कोई 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज ही डालनी होती है। ठीक है बेटा, तो वी विल ट्राई कि आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट बच्चे, द मेन थिंग इज इशू ऑफ शेयर्स। अब कंपनी ने शेयर कैपिटल रेज करनी है, शेयर कैपिटल अरेंज करनी है, तो वो कैसे अरेंज करेगी, बाय इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर जो है इसके भी डिफरेंट वेज हैं बेटा। शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश। ठीक है, शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश।
जब हम कैश पे शेयर को इशू करते हैं, इट कैन बी बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है। शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब एक कंपनी जब अपने पब्लिकली शेयर्स को बेचना चाहती है, पब्लिक के अंदर बेचना चाहती है, तो उसको आईपीओ बोलते हैं बच्चे। आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑफर का मतलब है बिना ऑफर के कंपनी पब्लिक में शेयर नहीं बेच सकती। तो ऑफर कैसे जाती है? थ्रू एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस इशू हो जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू कंपनी क्या भेजती है बेटे? पब्लिक को ऑफर, ठीक है। और पब्लिक उस ऑफर को एक्सेप्ट भी करती है, पब्लिक ऑफर को नहीं भी एक्सेप्ट करती। कंपनी के ऑफर है पब्लिक के लिए। ऑफर का मतलब इट्स अ राइट विच इज गिवन टू द पब्लिक। दे मे परचेज द शेयर्स, दे मे नॉट परचेज द शेयर। उनकी मर्जी है, हम कंपेल नहीं कर सकते। तो जब ओपन पब्लिक में थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू प्रोस्पेक्टस हम अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आईपीओ, दैट इज कॉल्ड एज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मान लो XYZ कंपनी है, उस कंपनी ने अपने 1 करोड़ के शेयर्स निकाले हैं, ठीक है। 1 करोड़ के शेयर कैपिटल अरेंज करनी है और पब्लिक में ऑफर भेजी, कितने हमें कैपिटल अरेंज करनी है और आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो ये किस रेट पे दे रही है वो बता देगी। अब कंपनी ने ऑफर दी है, ऑफर को माना या ना माना किसके ऊपर है बेटे? पब्लिक के ऊपर है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफर इट गोज टू पब्लिक थ्रू एडवर्टीजमेंट और थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो उसके बाद पब्लिक क्या करती है? शेयर्स के अगेंस्ट अप्लाई करती है। कंपनी ने कितना इशू निकाला वो कंपनी का हेडेक है, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया वो पब्लिक की मर्जी है, ठीक है बेटा। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक के थ्रू। सो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब कि कंपनी जो है पब्लिक में अपने शेयर्स नहीं बेच रही। कंपनी अब शेयर्स क्या है? कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को दे रही है, ठीक है। तो उसमें ना तो आपको पब्लिक को कॉल करने की जरूरत है, ना एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत है, ना प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है। जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जैसे कि प्रमोटर्स है ना, उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं बच्चे, उनके फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हो सकती हैं, LIC है, UTI है। तो किसी को भी कंपनी जो है प्राइवेटली अपने शेयर इशू कर सकती है। तो उस केस में फायदा क्या हुआ कि देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग एडवर्टीजमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग प्रोस्पेक्टस। तो जनरल पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर रहे, यहाँ पे प्राइवेटली आप अपने शेयर्स को बेच रहे हो। क्लियर बच्चे? तो प्राइवेट प्लेसमेंट में जो शेयर्स होते हैं बच्चे, उसमें आपको एक लॉक इन पीरियड होता है कि जो शेयर्स पब्लिक ने खरीदे, दैट मीन्स इन लोगों ने खरीदे, दे कैन नॉट सेल इट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो ये जो आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स बेचे हैं प्रमोटर्स को या उनके रिलेटिव्स वगैरह को, इनका एक लॉक इन पीरियड हो गया बच्चे। लॉक इन पीरियड मतलब जिसके लिए वो लॉक होगी, उतनी देर के लिए वो बाउंड है कि वो शेयर बेच नहीं सकते। और वो लॉक इन पीरियड कितने साल का है बच्चे? 3 years, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन शेयर्स आर प्राइवेटली issued to some selected group of people, these shares cannot be sold out to any other person for period of 3 years. That period is called as lock-in period. लॉक हो गए वो। क्लियर हो गया? तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश दोनों केसेस हैं बेटे, पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी। अब हम करेंगे कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है या पब्लिक सब्सक्रिप्शन है बच्चे, तो ये किस तरीके से इशू कर सकती है। हमने कहा कि एट पार भी हो सकता है। पार का मतलब फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है उसका ओरिजिनल प्राइस होता है फेस वैल्यू। तो एट पार 10 का शेयर मान लो कंपनी निकाल रही है, तो 10 का शेयर कंपनी 10 में बेच रही है। अगर कंपनी ने 100 का शेयर निकाला है तो कंपनी 100 का शेयर 100 में बेच रही है, तो उसको बोलेंगे एट पार। 10 का शेयर चला गया 10 में, ठीक है। कंपनी यही शेयर 10 वाला जो है प्रीमियम पे भी बेच सकती है। प्रीमियम क्या है? कंपनी अपने फायदा, कुछ अपना फायदा कर लेती है। मान लो 10 का शेयर है, कंपनी उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट अपना रख लेती है ना, 2 रुपए 3 रुपए, वो कंपनी की मर्जी है, ठीक है, जितना सेबी उसको अलाउड करती है। तो उस केस में जो एक्स्ट्रा कंपनी ले रही है वो क्या है बेटे? प्रीमियम है। इस प्रीमियम को हम नाम देते हैं
SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो मैं आपको समझाऊंगी जब हम करेंगे इशू शेयर्स एट ए प्रीमियम की एग्जैक्ट होता क्या ये। तो शेयर्स कैन बी इशूड, 10 का शेयर कंपनी 12 में बेच रही है, 13 में बेच रही है। अब क्यों पब्लिक लेगी बेटा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर 10 की चीज है कंपनी 12 में या 13 में कैसे बेच सकती है। बेच सकती है बेटे वो कंपनी जिसकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छी रेपो है, जिस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कंपनी शेयर निकाले और हम उसको खरीदें, चाहे किसी भी रेट पे हो, क्योंकि उनको पता है कि उस शेयर की कीमत आगे जाके मार्केट में और भी बढ़ने वाली है। तो ऐसे केस में क्या आएगा, कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ऊपर भी बेच सकती है। तो 10 रुपए का बेचा कंपनी जितने का था वो, तो वो हो गया एट पार। 10 का शेयर कंपनी ने 12 में निकाला बच्चे, तो क्या हो गया, 2 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, प्रीमियम है। तो प्रीमियम के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इवन सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो आप, कोई ऐसा इशू नहीं है, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या है बच्चे, पहले तो ये समझो कि कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपए का है, मैंने आपको बताया फेस वैल्यू पे, लेकिन कंपनी उस शेयर को 9 रुपए पे निकाल रही है। ठीक है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी अपने शेयर को बेचना चाहती है, कंपनी फाइनेंस पैसा इकट्ठा करना चाहती है, तो कंपनी कहती है कि अट्रैक्ट करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, इसको लॉस पे, कंपनी का लॉस, लेकिन आगे जाके कंपनी को फायदा भी हो सकता है, तो वो कंपनी एट ए डिस्काउंट बेच देती है। 10 की चीज को है उसको 9 में बेचा। लेकिन आपको ये बता दूं बच्चे कि एट डिस्काउंट वाला कंसेप्ट अब आपके सिलेबस में नहीं है इन द शेयर कैपिटल। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 under section 53, it is prohibited to the company to issue shares at a discount. कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं सेल कर सकती, नहीं बेच सकती। एक्सेप्शन है इसके लिए, ओनली इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को मैं बताऊंगी क्या होते हैं बच्चे। स्वेट इक्विटी शेयर्स को कंपनी बेच सकती है एट ए डिस्काउंट, अदरवाइज देयर इज नो इशू विद डिस्काउंट इज permissible. It is prohibited under section 53 of the Companies Act 2013. तो आपके पास क्या रह गया फिर, दो ही रह गए कि एट पार और एट प्रीमियम। तो हम एक एक करके केस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में इसके। दूसरी तरफ क्या लिखा हो बेटे मैंने, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश है, कैश मतलब कंपनी ने अपना शेयर बेचा, पब्लिक ने क्या दिया बदले में, पैसा दे दिया। ठीक है, कंसिडरेशन क्या हुई, कैश। अब क्या है कि कंपनी शेयर तो दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, कैश नहीं आ रहा। तो कैश की जगह फिर कंपनी क्या लेगी। मान लो कंपनी ने किसी सेलर को सेलर से कोई फर्नीचर खरीद लिया, कोई एसेट खरीद लिया, कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी पैसे नहीं दे पा रही है, तो कंपनी कहती है कि भैया तू कैश की बजाय क्या कर, मेरे से मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले। तो कंपनी क्या करेगी, एसेट कंपनी के पास आ जाएगा बच्चे, और वो जो शेयर है कंपनी के वो वेंडर के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो वेंडर क्यों इस चीज को एग्री करेगा कि मैं शेयर्स खरीद लूं, कंपनी के शेयर्स आ जाए मेरे पास, दो कि उसके पास कैश आनी चाहिए। तो कंपनी समझाएगी कि एक तो हमारी कंपनी बहुत रिप्यूटेड कंपनी है, मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत है, शेयर्स की कीमतें बढ़ रही हैं आने वाले टाइम में, तो अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए का आपसे एसेट खरीदा तो मैंने आपको 1 लाख रुपए ही कैश देना ना। लेकिन अगर मैं, मेरे शेयर की कीमत 100 रुपये बचे, तो मैं कंपनी को कितना शेयर इशू करूंगी, 1000 शेयर्स। एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये। इसका मतलब 1000 शेयर मैंने उस कंपनी को इशू कर दिए। अब 1000 शेयर्स की कीमत फिलहाल तो 100 रुपये है, आने वाले टाइम में इसकी कीमत बढ़नी है क्योंकि कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है। तो ये जो अट्रैक्शन है वो वेंडर क्या कहेगा कि ओके जी ठीक है, आप फर्नीचर लीजिए और बदले में मुझे अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज शेयर इशू अदर देन कैश। ठीक है जी, कि आपने फर्नीचर खरीदा, बदले में आपने कैश नहीं दिया। या फिर क्या हो सकता है बच्चे कि मान लो कंपनी ने कोई फाइनेंस करवाया, ठीक है, अब फाइनेंस के ऊपर रीपेमेंट तो होगी। अब कंपनी के पास पैसा फिर से नहीं है, कंपनी रीपे नहीं कर पा रही टाइमली,
मान लो फॉर द टाइम बिंग कंपनी के पास कैश इन हैंड नहीं है, तो कंपनी क्या कहेगी कि भैया रीपेमेंट तो मैंने करनी है लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, अब आप क्या करो, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दे देता हूँ, खरीद लो नहीं, दे देता हूँ, ठीक है ना। तो आपकी रीपेमेंट हो जाएगी और मेरे शेयर जो आपके पास आ जाएंगे, आप इसको आगे जाके बेच सकते हो। तो ये कौन सा केस हुआ बेटे, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो जब इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश करते हैं, ये भी एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, एट डिस्काउंट, लेकिन मैंने आपको बताया कि एट डिस्काउंट वाला कंसेप्ट हमारा नहीं है शेयर कैपिटल में। तो क्या रह गया, एट पार और एट प्रीमियम। क्लियर है। सो दिस इज इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। ये वाला कंसेप्ट हम आगे जाके अलग से करेंगे टॉपिक को। फिलहाल हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे बच्चे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। पहले मैं आप लोगों को थ्योरी साथ डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स एक एक टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे। Now next beta, types of share capital. We know share capital हमने डिस्कस की। Share capital can be of different types, authorized capital, issued capital, subscribed capital. तो authorized capital क्या होती है, issued capital क्या होती है और subscribed capital क्या होती है बच्चे। authorized capital, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंपनी जो है अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है, करने पड़ते हैं कंपनी को, जिसमें आ जाता है बेटे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम जो है कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं, कंपनी को चलाने वाला डॉक्यूमेंट है ना। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारे पास बहुत सारे क्लॉजेज हमने पढ़े हैं +1 की बिजनेस स्टडी में, कि नेम क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, एसोसिएशन क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वहां पे लिखा होता है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, ठीक है। और वो कैसे डिसाइड होती है, कंपनी पहले खुद बोलेगी कि हमें इतना पैसा चाहिए, कि रिक्वायर्ड कितना है, कंपनी को कितना रिक्वायर्ड है, कंपनी की डिमांड आएगी, उस डिमांड के बाद कितनी मैक्सिमम कैपिटल कंपनी को अलाउड होती है, ऑथराइज्ड होती है, कि हाँ जी आप अपनी पूरी लाइफ में इतनी मैक्सिमम कैपिटल जो है रेज कर सकते हो, दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर हो गया बच्चे। कोई भी कंपनी हम खोलते हैं, जितना भी फंड चाहिए पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसमें हम देखते हैं कि एक्ट के थ्रू हमें कितना अलाउड होता है, मैक्सिमम कैपिटल कितनी अप्रूव्ड होती है हमारी। तो जितनी मैक्सिमम कैपिटल हमारी अप्रूव होगी, दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर है। सो हम कह सकते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी रेज बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये कभी भी पूरी लाइफ टाइम में कंपनी रेज कर सकती है, कंपनी इसको मंगवा सकती है, ठीक है जी। इशूड कैपिटल क्या है बच्चे, मान लो यहां पे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल जो है 10 लाख रुपीज है, इसमें से ये हमारी रिक्वायर्ड थी और यही हमें अलॉट भी होगी, मीन्स ऑथराइज्ड भी होगी, 10 लाख हमारी मैक्सिमम कैपिटल होगी। अब 10 लाख कैपिटल जो है, इसमें से हम जरूरी नहीं कि सारी की सारी अभी कंपनी रेज करे, इसको आप डिवाइड करके कुछ पार्ट्स में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी कहती है 50% में अभी रेज करूंगी, 50% जो है मैं फिर जब जरूरत पड़ी तब करूंगी। तो जो 50% इसमें से रेज किया है ना, वो क्या हो जाएगी बच्चे, कंपनी की इशूड कैपिटल। हमने एग्जांपल लिया 10 लाख का, कंपनी की रिक्वायरमेंट 10 लाख की थी, कंपनी को ऑथराइज्ड हो गया 10 लाख रुपया, इसका मतलब कंपनी मैक्सिमम कैपिटल कितनी मंगवा सकती है, 10 लाख। कंपनी की अभी जरूरत नहीं है, कंपनी कहती मेरा काम जो है 50% से चल जाएगा, तो इसमें से 50% कंपनी जो है इशू कर देती है। तो 50% क्या होगी बच्चे, इशूड कैपिटल। अब जो रिमेनिंग 50% रहेगी
वो क्या है, अनइश्यूड कैपिटल। ठीक है, जो तो कंपनी ने ऑफर कर दी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए इशूड कैपिटल। जो कंपनी बाद में कभी मंगवा लेगी वो क्या है, अनइश्यूड कैपिटल। क्लियर हो गया जी। सो इशूड कैपिटल क्या है, इट इज द कैपिटल पार्ट ऑफ अथराइज कैपिटल। पहले तो ये लिखोगे आप, द कंपनी गिव्स एन ऑफर टू परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी थ्रू पब्लिक इज कॉल्ड एज ए इशूड कैपिटल। तो जब कंपनी अपना इशू जो है पब्लिक में निकालती है कि भैया हमने 5 लाख शेयर कैपिटल रेज करनी है, ठीक है, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी लेटर्स भेज सकते हैं, एप्लीकेशंस भेज सकते हैं हमें। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि 5 लाख की जो कैपिटल है, एक शेयर की कीमत, कंपनी की जो शेयर है एक 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो कितने नंबर ऑफ शेयर हुए बच्चे, 50,000 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, तो 5 लाख रुपए बन गया। ये इशूड कैपिटल है कि कंपनी कहती है मैंने 50,000 शेयर निकालने पब्लिक के लिए और 10 रुपए के एक की शेयर है, तो whomsoever wants they can apply for it। अब 50,000 शेयर कंपनी ने इशू करने हैं, अभी पब्लिक के ऊपर आ जाता है, इन्विटेशन चला गया पब्लिक को, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू हमने दे दिया, लेकिन अब हो सकता है कि 50,000 की एप्लीकेशन रिसीव कर ली हमने, एप्लीकेशन रिसीव, बहुत रेयर केस होता है कि कंपनी जितनी ऑफर दी उतने ही लोगों ने एप्लीकेशन भी भेजी। ये हो सकता है कि आपने 50,000 शेयर इशू निकाला है, लोग 60,000 एप्लीकेशन भेज रहे हैं हमें, तो यहाँ पे जो 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन आई हैं बच्चे, ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने तो 50,000 इशू करने हैं, लोगों ने सिर्फ 40,000 की एप्लीकेशंस भेजी हैं, तो 10,000 यहाँ पे क्या है, शॉर्ट हैं विद 10,000, तो ये क्या है बच्चे, अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगा, जब कंपनी ने कम इशू निकाला, पब्लिक ज्यादा के लिए अप्लाई करे उसके अगेंस्ट, तो जितने एक्सेस हैं वो क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। हम पढ़ेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसे हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ रिजेक्शन करते हैं, कुछ हम प्रो रेट अलॉटमेंट करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस। ऐसा भी हो सकता है बच्चे 50,000 कंपनी ने इशू किए हैं लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 40,000 एप्लीकेशन भेजी हैं, तो जो शॉर्ट पड़ेगी 10,000 वो क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। क्लियर है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में तो बहुत सिंपल होता है कि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं सबको आपने अलॉट कर देना है। यहाँ पे एक्सेस आई है 10,000, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस लोगों को हम रिजेक्ट करें, कुछ लोगों को हम प्रोरेटा बेसिस पे दें, या कुछ पार्शली हम लोग इनको एडजस्ट करें। सो दिस इज अथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल अलाउड टू द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम विच कैन बी रेज बाय कंपनी, not necessary to raise completely in one time, it may be in different ways. Out of authorized capital, whatever capital is issued by the company to the public, that is called as a offer given by the company to the public is issued capital। हमने एग्जांपल किया 10 लाख में से 50% कंपनी इशू निकालना चाहती है, तो 5 लाख क्या हो गया बेटे, इशूड कैपिटल। इसमें हमने देखा कि 10 रुपए का एक शेयर है, अगर हम देखें तो 50,000 शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, हो सकता है सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में 50,000 शेयर की ऑफर गई है पब्लिक को, 50 की 50 एप्लीकेशन भी आ सकती है, बट इट इज वेरी एक्सेप्शनल केस है ना, रेयर केस होता है। 50,000 की इशू है, पब्लिक ने 60,000 एप्लीकेशन दी है, तो 10,000 एक्सेस क्या है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। 50,000 की इशू निकाली कंपनी ने, पब्लिक का 40,000 एप्लीकेशन आया कंपनी के पास, 10,000 शॉर्ट एप्लीकेशन रहेगी, इसका मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे अलॉट कर देगी कंपनी। क्लियर हो गया बच्चे ये पार्ट। सो दिस इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल वी हैव डिस्कस, अथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, जो रह जाती है वो अनइशूड कैपिटल है बच्चे, सब्सक्राइब कैपिटल जो पब्लिक अप्लाई कर देती है टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द इशूड। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटे, सब्सक्राइब कैपिटल भी आगे दो तरह की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब फुली पेड अप का मतलब भी क्लियर हो रहा है,
कि जब आपने 10 रुपए मंगवाए तो 10 के 10 पब्लिक ने शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए, जितना मंगवाया उतना आपको आपने पे कर दिया फुली, आपने पूरे मंगवाए पूरे पेमेंट होगी, तो 10 का 10 कम पब्लिक ने शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, फुल अमाउंट पेड। तो ये कौन सा है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। दूसरा क्या है, बट नॉट फुली पेड अप, जब कंपनी ने 10 रुपए मंगवाए, 10 में से 8 रुपए पब्लिक शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए, जो 2 नहीं दिए वो क्या है बचे, अनपेड अप। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी हुई, बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर हो गया। तो जितना पे कर दिया वो पेड अप है, जितना नहीं पे किया वो अनपेड अप है। लेकिन अगर कंपनी ने पूरा कॉल किया, उसमें से कुछ नहीं पे किया, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉट फुली पेड अप में। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कॉल ही कम करे, है ना, कि 10 का शेयर है, कंपनी कहती है कि चलो 7 रुपए अभी दे दो, कंपनी 7 रुपए मंगवा रही है सिर्फ, तो इसका मतलब 7 में ही से ही कुछ पेमेंट आएगी। तो ये भी केस क्या हुआ बच्चे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, कि जब कंपनी कॉल पूरा ना करे तो वो भी कंप्लीटली पेड अप नहीं है, या फुली कॉल करे लेकिन पेमेंट कम आए तो वो भी क्या, नॉट फुली पेड अप।